Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Make Target Achieve Target. This is a session for the class 8 Maharashtra State Board, chapter number 18 Ecosystem. You can follow me in this Instagram ID and you can join the Telegram group for the notes. Okay, तो हाँ गाइज, हमने अगले लेक्चर में बायोमास के बारे में कुछ डिटेल में कुछ स्टडी की थी और देन उसके पहले हमने जो अपनी इकोसिस्टम थी जो अपने इकोसिस्टम थी ओके उसके सेव ओके उसके सेव किस तरह से होता है, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह कैसे होती है ओके और वहाँ पर जो इकोसिस्टम में किस तरह की इंटरेक्शन होती है उसके बारे में डिटेल में स्टडी की थी, है ना। तो मैं आपको आज के लेक्चर में कुछ मतलब रिपीट करने वाली हूँ। हाँ तो देखो बायोमास मतलब क्या होता है, बायोमास मतलब क्या होता है। तो देखो आपको पता है कि बायोमास हमने अगले लेक्चर कल के लेक्चर में भी देखा था कि बायोमास मतलब होता है कि जो बहुत सारे इकोसिस्टम मेनी इकोसिस्टम से बहुत लार्ज क्वांटिटी में एक ही फार्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। ओके यू आर अंडरस्टैंड। हाँ तो देखो देखो यहाँ पर इसे डायग्राम में देखो अच्छी तरह से, जो देखो ये आपको ये दिख रही ना, ये सब मिलाकर ये अपनी एक का बायोमास तैयार हो गई। ये देखो ये एक इकोसिस्टम हो गई, ये एक इकोसिस्टम हो गई, ये एक इकोसिस्टम हो गई। इस तरह के बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर एक बायोमास तैयार होती है। ओके यू आर अंडरस्टैंड। हाँ तो देखो बायोमास मोस्टली टू टाइप्स का होता है। जो बायोमास होते हैं वो मोस्टली टू टाइप्स का होते हैं। फर्स्ट इज लैंड बायोमास एंड सेकंड इज एक्वाटिक बायोमास। ओके यू आर अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज लैंड बायोमास एंड सेकंड इज द एक्वाटिक बायोमास। ओके तो लैंड बायोमास में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पर देखो लैंड बायोमास में आते हैं अपनी ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ओके जो अपनी लैंड बायोमास होती है। ओके मैं आपको मीनिंग बता दूंगी कि व्हाट इज़ द लैंड बायोमास। ओके तो डोंट वरी, आप थोड़ा समय के लिए सब्र रखो। ओके सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इज द लैंड बायोमास। ओके तो लैंड बायोमास में कौन कौन सी इकोसिस्टम आती है अपनी, जो लैंड पे जो अपनी लैंड पर जो अपनी पृथ्वी सॉरी जो अपनी अपनी जो लैंड होती है उस पर जो इकोसिस्टम आकर्ष होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैंड बायोमास। ओके तो देखो अपनी उसमें कौन कौन से इकोसिस्टम आते हैं। फर्स्ट इज ग्रास लैंड इकोसिस्टम, एवरग्रीन इकोसिस्टम। ओके फर्स्ट इज लैंड ग्रास लैंड इकोसिस्टम एंड सेकंड इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके इस तरह के दो इकोसिस्टम और बहुत सारे इकोसिस्टम हैं और इसका मैं नाम नहीं बता सकती कि बहुत सारे, बिकॉज आपको पता है कि लैंड पर कितने सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट होती है। और सेकंड बायोमास होती है अपनी अपनी सेकंड बायोमास होती है एक्वेटिक बायोमास। अपनी सेकंड बायोमास कौन सी होती है, एक्वेटिक बायोमास। तो एक्वेटिक बायोमास में कौन कौन सी इकोसिस्टम आती है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर मतलब ऐसा वाटर जहाँ पर जो पानी होता है, जो वाटर होता है वो कंटिन्यूसली बहता रहता है। ओके उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर। ओके तो आपको मैं समझा देती हूँ कि व्हाट इज द फ्रेश वाटर एंड व्हाट इज द मराइन वाटर। ओके तो फ्रेश वाटर मतलब ऐसा वाटर जहाँ जो कंटिन्यूसली बहता रहता है। ओके और मराइन वाटर मतलब ओके जो अपने सी होती है। ओके जो अपना सी देखो जो अपना सी होता है उसमें जो पानी होता है ओके उसे हम क्या कहते हैं, मराइन वाटर। ओके यू आर अंडरस्टैंड। और जो अपने पॉन्ड्स हो गया, रिवर हो गए, उसमें जो वाटर रहता है उसे हम कौन सा वाटर कहते हैं, फ्रेश वाटर। ओके यू आर अंडरस्टैंड। हाँ तो चलो आपको आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हाँ तो चलो देखते हैं अब लैंड बायोमास। ओके तो लैंड बायोमास मतलब क्या होता है। हाँ तो लैंड बायोमास मतलब जो बायोमास लैंड पर एग्जिस्ट होती है, जो बायोमास लैंड पर एग्जिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैंड बायोमास। ओके तो देखो जो ये लैंड बायोमास होती है वो किस मतलब देखो जो अपनी जो लैंड बायोमास होती है ना, जो अपनी लैंड बायोमास होती है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ओके तो जो लैंड बायोमास होती है तो वो सभी जो अपने देखो आपने आपने देखा होगा कि जो अपनी लैंड बायोमास में आती है अपनी ग्रास लैंड इकोसिस्टम, एवरीग्रीन फॉरेस्ट, इस तरह की जो इकोसिस्टम आती है ना, तो वो अपने आप में कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट है ना। तो हम लेंगे कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम उसे क्यों कहते हैं, बिकॉज वहाँ पर जो ओबायोटिक फैक्टर होता है। ओके जो ओबायोटिक फैक्टर होता है उस पर उसके बेसिक पर लैंड बायोमास का लैंड पर जो इकोसिस्टम हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ओके यू आर अंडरस्टैंड।
तो देखो, जहाँ पर बहुत सारे मतलब बहुत सारे ट्रीज प्रेजेंट होते, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते, है ना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जहाँ पर अपनी डेजर्ट, ओके, जो अपनी सैंड प्रेजेंट होती है ना, जो अपनी सैंड प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम, है ना। तो उसी तरह से तो देखो, आपने जो डेजर्ट है ना, जो अपना डेजर्ट है और अपने ट्रीज जो फॉरेस्ट है, ओके, तो उसमें कौन सा बायोटिक फैक्टर होता है जो ओ बायोटिक फैक्टर इफेक्ट डालता है। हाँ, तो देखो, जो फॉरेस्ट होती है वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा मतलब जो फॉरेस्ट होती है, ओके, वहाँ पर ज़्यादा सन वगैरह नहीं होती, और अपनी लैंड होती, जो अपनी साइल होती है, ओके, वो फर्टाइल होती है। बट ऐसा और जो वाटर होता है, ओके, वो अवेलेबल होता है कहाँ पर, फॉरेस्ट पर, ओके, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। बट जो अपने ही डेजर्ट इकोसिस्टम है वहाँ पर कुछ भी वाटर ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, सन की लाइट बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से इसमें तो आपको पता चला होगा कि जो अपनी लैंड बायोमास है, ओके, वो कौन से बेसिक पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो अपना अबायोटिक फैक्टर, ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो चलो देखते। हाँ, तो यहाँ पर हाँ, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो अपनी लैंड बायोमास है वहाँ पर अपने आते हैं ग्रीसलैंड इकोसिस्टम, एवरीग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट, आइसलैंड इकोसिस्टम इन अ टाइना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इट इज सो मेनी एग्जाम्पल प्रेजेंट इन द लैंड बायोमास, ओके। तो हम देखते हैं अब स्टेप बाय स्टेप्स, ओके, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अपनी ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब क्या होती है, ओके। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखो, तो ग्रास को आपको पता है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम तो आपको पता ही चला, नाम से ही पता चलता है, ओके, हमें नाम से ही पता चलता है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब क्या होती है, जहाँ पर ग्रास प्रेजेंट होता है ना, जो जो ग्रास जहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यू आर अंडरस्टैंड। तो देखो, जो अपनी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होती है, वहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते, ओके, ज़्यादा वहाँ पर क्या नहीं होते, फर्स्ट आर वहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज प्रेजेंट नहीं होते, उसकी जगह पर वहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, ग्रास प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ओके, ट्रीज, बिकॉज जो ट्री होते हैं, जो अपने ट्री होते हैं उसको सफिशियंट ग्रोथ कर जो अपने ट्री होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए सफिशियंट उनको वाटर नहीं मिलता, ओके, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे अमाउंट में अपने ग्रास प्रेजेंट होते, बट वहाँ पर अपने बड़े बड़े ट्रीज प्रेजेंट नहीं होते। तो आपको इसका रीजन पता चला होगा, है ना, बिकॉज वहाँ पर रेनफॉल नहीं होती, ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है ना। तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कुछ आपने मतलब सुना होगा कि जो अपना सीजन है, ओके, है ना, जो अपने सीजन में कुछ ट्रीज होते हैं, अपनी पत्तियाँ जो पत्तियाँ होती उनकी वो गिरा लेते, है ना। बट कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं जो अपनी पत्तियाँ होती है वो कभी भी नहीं गिराते। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जिस जिस ट्रीज को कंटिन्यूसली वाटर मिलता रहता है, जिस ट्री को कंटिन्यू वाटर मिलता रहता है, तो वो ऑब्वियसली कि वो अपने पत्ते क्यों गिराएगा, है ना। इसी तरह से जो डिपेंड करता है कि ओबायोटिक फैक्टर, ओके, जो ओबायोटिक फैक्टर होता है वो बहुत सारे इकोसिस्टम पर इफेक्ट डालता है अपना, ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो, इस तरह से अपने जो ग्रास लैंड होती है इकोसिस्टम, वहाँ पर बहुत सारे अमाउंट में ग्रास प्रेजेंट होती है, ओके, और वहाँ पर वहाँ पर क्या होती है, देखो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा प्लांट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती, और वहाँ पर कौन कौन से अपने एनिमल्स आकर्षित होते हैं, तो देखो वहाँ पर गॉट होती है अपनी, कौन होती है अपनी, गॉट होती है, ओके, देखो वहाँ पर अपनी कौन होती है, अपनी गॉट होती है, शीप होती है, जिराफ होता है, जेब्रा होता है, एलिफेंट, डियर, चित्तल, टाइगर, लॉयन, etc। ये सभी अपने ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आकर्षित होते हैं, ओके, और वहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और कुछ बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट और कुछ माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते, ओके, यू आर अंडरस्टैंड, ओके। तो आपको अच्छी तरह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम समझ में आई, ओके। तो देखो, ये अपना जो अपना जिराफ, ये अपना ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज नहीं दिखा रहे है ना, वहाँ पर हमें ग्रास ग्रास ही दिखा रहा है
है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम उसे क्यों कहते हैं। हमें नाम से ही पता चलता है कि वहाँ पर ग्रास प्रेजेंट होगा। ओके। तो देखो, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन में आपको कुछ इसका मैं आंसर बिल्कुल नहीं बता दूंगी। ओके, बिकॉज आप बहुत लेची हो, मुझे पता है। आप मतलब आप इसको सर्च करना है। ओके, ये आपके जो मतलब आप ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे तो आप ज़्यादा नॉलेजेबल बन जाओगे, है ना, ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन जाओगे। तो आपको ही फाइंड करना है। आपके हाथ में एक डिवाइस है जिसका नाम है मोबाइल और लैपटॉप हो सकता है। तो आप क्या करो, इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको ये रीड करके दिखाने वाली हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पर और मतलब किसी भी यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन आपको सर्च करनी है। ओके, तो देखो, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल थ्रेड्स ऑफ द ग्रासलैंड। ओके, जो ग्रासलैंड होते हैं उसके पॉसिबल थ्रेड्स कौन कौन से होते हैं। वाई द डिड द आसाम द चित्तल्स बिकम्स एक्सटिंक्ट इन अ लास्ट सेंचुरी। ऑब्जर्व द आशियन चित्तल ऑन द इंटरनेट, डिस्क्राइब इट। ओके, तो आपको ये सब कुछ करना है। मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली। ओके, और एक भी आपको वर्क है। ओके, तो आपको एक टेबल भी कंप्लीट करना है। ओके, आपको एक टेबल भी कंप्लीट करना है। देखो, ये आपको एक टेबल कंप्लीट करना है जो अपने जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ना, उसके बेसिक पर आपको एक टेबल कंप्लीट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर दो अपने प्रोड्यूसर होते हैं। ओके, जो अपने प्रोड्यूसर, ओके, प्रोड्यूसर, हाँ, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ओके, जो अपने प्रोड्यूसर में आते हैं, अपने प्रोड्यूसर में पेरथिनिया, साइना एंड कुसाली। देखो, प्राइमरी कंज्यूमर में ये सभी कुछ है, आपको फिल करना है। ओके, आपको फिल करना है। ग्रासलैंड जो अपनी इकोसिस्टम है उसका ऑब्जर्वेशन करना है और आपको ये फिल करना है। हाँ, तो देखो, आपके टेक्स्ट बुक में आपको थिंक अबाउट इट, आपको आपको विचार करना है और इसका आंसर देना है। ओके, बहुत ईजी है। ओके, वी कैन, देखो यहाँ पर है, तो वी कैन कॉल अ ट्री एन इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो अपने जो ट्रीज की इकोसिस्टम होती है उसे हम जो जहाँ पर ट्री प्रेजेंट होती है उसे हम इंडिपेंडेंटली एक इकोसिस्टम का नाम दे सकते हैं, है ना। एब्सोल्युटली, कि हम उसको एक मतलब इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम नाम दे सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, एवरीग्रीन फॉरेस्ट। ओके, एवरीग्रीन फॉरेस्ट। तो देखो, एवरीग्रीन फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो हमेशा के लिए, ऐसा ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो हमेशा के लिए अपने ग्रीन होते हैं। ओके, वो अपनी पत्तियाँ नहीं समर में तो बिल्कुल, समर में विंटर पे बिल्कुल भी नहीं गिराते। ओके, ऐसे ट्रीज आते हैं यहाँ पर। ओके, जो अपना एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो देखो, अपने महाराष्ट्र में मोस्टली ऐसे जो ट्रीज होते हैं, ओके, ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, वो ऑब्जर्व नहीं होते। ओके, जब बिकॉज आपको पता है कि जब समर में पानी की हमारे स्टेट में बहुत सारी कमतरता रहती है। ओके, हमारे स्टेट में पानी की बहुत कमतरता रहती है। उस समय जो अपने ट्रीज होते हैं अपने लीव्स को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, है ना। तो देखो, हम देखते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये एक नेचुरल इकोसिस्टम होती है। ओके, नेचुरल इकोसिस्टम एंड उसमें कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स एंड ओ बायोटिक फैक्टर्स हमें आकर्षित होते हैं, यहाँ पर हमें फाउंड होते हैं। ओके, दिखाई देते हैं इस इकोसिस्टम में। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो देखो, तो हम एवरग्रीन फॉरेस्ट किसे कहेंगे, जहाँ पर जो ट्रीज होते हैं जो हमेशा के लिए ग्रीन रहते। ओके, हमें नाम से ही पता चलता है कि एवरी मतलब एवरी प्रत्येक जो ट्रीज होता है वो हमें किस तरह से दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। उस फॉरेस्ट को हम क्या नाम देंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, ये एक इकोसिस्टम है। हाँ, तो आपको समझ में आया। हाँ, तो यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो हमेशा के लिए ग्रीन होते हैं। तो देखो, मैं आपको कुछ मतलब, हाँ, तो देखो, डू यू नो में आपके टेक्स्ट बुक में कोई एक ग्रीन मतलब ब्लू कलर का एक चार्ट दिया हुआ है, तो वहाँ पर ध्यान दो। ओके, तो एक कुछ मतलब अच्छा कर्म है। ओके, अच्छा डी डे। तो देखो यहाँ पर जो, हाँ, तो देखो, अबाउट 150 years ago द दुहा फॉरेस्ट वाज हैबिटेट फॉर द सिंगल हॉर रियानो
But in the 20th century, these the animals become exist due to the unrelenting hitting hunting. On the 1st April 1984, this rhino was restored there. They were bred in a captivity, and then they released in their habitat for this 27 square kilometer grassland, and the forest were round the year water sources were available were selected. Two observatories were established. Those effort are successfully. तो हम अब कौन से सेंचुरी में रह रहे हैं, 20th सेंचुरी में। तो देखो 150, तो 20th सेंचुरी से हम पास्ट में जाएंगे तो 150 ईयर्स की बात है। तो जो अपना दुहाना फारिस्टा ओके, दुहाना फारिस्टा, तो वो सिंगल जो अपनी राइनो एनिमल्स होते हैं उनके लिए था। बट क्या हुआ, जो अपने ह्यूमन बींग्स होते हैं ओके, जो मानव है बहुत ही मतलब यू कैन बहुत ही मतलब बुरा होता है ओके। मतलब ऐसा नहीं, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से ही जो अपना दुहावा जो फॉरेस्ट है वहाँ पर सिंपली अपने जो राइनो एनिमल्स है वो रहते थे। बट जब जो अपने जो वहाँ के एरिया के, वहाँ पर जो रहने वाले वहाँ के आजू बाजू के लोग होंगे, वो पीपल वो हंटिंग करने के लिए आते हैं। उसी की वजह से जो डे टू डे देखते ही उनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई ओके। किसकी वजह से? हंटिंग की वजह से। वो शिकार करते थे कि वहाँ के लोग, इसी की वजह से। बट जो 1 अप्रैल 1984 में क्या गया था, उसको रिजर्व, वहाँ पर कुछ पीपल होंगे, अच्छे पीपल होंगे, उसने उस स्पेसिस को रिजर्व करने का काम किया ओके। उसको रिजर्व करने के लिए उन्होंने ही 27 किलोमीटर क्या कर ली, ग्रासलैंड ओके, ग्रासलैंड बनाई। और उनके लिए बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल कर दिए। बिकॉज आपको पता है कि एक एनिमल ओके, एक एनिमल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अपने इकोसिस्टम में ओके। तो इसको कंजर्व करना ओके। तो देखो कंटिन्यूसली उनकी हंटिंग होती रहेंगी, मतलब शिकार होती रहेंगी, तो कुछ सालों के बाद उसका जो स्पेसिस हो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना। इसीलिए हमको किसी भी स्पेसिस को कंजर्व करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमारे कंट्री में, जो हमारा इंडिया कंट्री में, बहुत सारे सेंचुरीज और बहुत सारे सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनाए हुए हैं। तो इसका एम क्या है, जो अपने सेंचुरीज होती है और नेशनल पार्क होती है, उसका एम क्या होता है कि हमें उनको जो कुछ स्पेसीज होती है, जो रेयर स्पेसीज होती है ओके, जो अपनी कुछ रेयर स्पेसीज होती है उनको कंजर्व करने का काम ऐसे अपने नेशनल पार्क और सेंचुरी करते हैं। तो ये जो मतलब जहाँ के पीपल थे ओके, तो इन जो अपना दुहावा फॉरेस्ट था, उसमें उसके जो सराउंडिंग में जो कुछ अच्छे पीपल थे, उन्होंने ये बेस्ट वर्क किया। और उसने उसके लिए बहुत सारे ट्रबल, मतलब उनको कुछ कम अमाउंट में है जो अपने ही राइनो की स्पेसीज बची हुई थी, उसको कंजर्व करने का काम वहाँ के अच्छे पीपल में किया। तो ये बहुत, और उनके लिए उनको बहुत सारा श्रम करना पड़ा ओके, तभी वो सक्सेसफुल हो पाए। और अभी हम देखेंगे तो उनकी संख्या जो राइनो की संख्या अब बहुत बढ़ गई। तो इस तरह से है जो अपनी एनिमल स्पेसिस हो गया और प्लांट स्पेसिस हो गया, तो इसको कंजर्व करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ओके। बिकॉज आपको पता है ना कि एक एनिमल डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा। तो आपने कभी आपके मम्मी पापा और अपने नानी नाना जी से आपने सुना होगा कि जो अपने डायनासोर जो स्पेसिस थी वो अभी हमें दिखाई नहीं देती है ना, वो डिस्ट्रॉय हो गई पूरी तरह से। तो इसी तरह से हमें कोई भी स्पेसिस है उसको डिस्ट्रॉय ना हो, इसको बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑल हमें किसी भी स्पेसिस की हंटिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। जो अपने, हाँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी स्पेसिस होती है उसकी हमें बिल्कुल भी हंटिंग नहीं करना चाहिए ओके। हंटिंग, जो आपको कुछ लोग हंटिंग वगैरह करते हुए दिखाई देंगे तो आप कंप्लेंट कर सकते हो पुलिस स्टेशन पर ओके।
और सेकंड बात, तो हमें ट्री वगैरह होते हैं उनको कभी भी नहीं काटना चाहिए, ओके। बिकॉज यू आर सी लुक एट यूर इन्वायरमेंट, डे टू डे डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, ओके। तो आप देखते होंगे कि अभी जो अपना रेनी सीजन चला गया, ओके। उसके वहाँ पर देखा आपने कितना कम अमाउंट में पानी रेनफॉल हुआ है ना। इसी तरह से बिकॉज डे टू डे बहुत सारे, मतलब मैं आपको इसके लेक्चर के लास्ट में बता दूंगी कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय होने के लिए हेल्प करते हैं, ओके। मतलब ओके, तो यू कैन से, तो चलो हम अपने अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, ओके। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में, ओके। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक फ्लो कंप्लीट द टेबल करके दिया हुआ है, तो आपको वो टेबल कंप्लीट करना है। तो आई होप कि आपने अपने टेक्स्ट बुक ओपन की होंगी। तो देखो वहाँ पर आपको, हाँ तो देखो इस तरह से आपका फ्लो चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट नहीं चार्ट दिया हुआ है, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो देखो नेशनल पार्क और सेंचुरीज और उसको कहाँ पर बिलोंग होते हैं वो आपको बताना है, ओके। तो आपको नहीं पता होंगे तो आप फटाफट लेकर अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो, देन उसके बाद मैं जो बता देती हूँ आप उसको फिलअप करो, ओके। जो अपना गियर होता है, ओके, जो अपना गियर होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जम्मू एंड कश्मीर। जो अपना दार्जिगम, जो अपना गियर होता है, सॉरी जो अपना गियर होता है, जो अपना गियर होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, गुजरात। वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, गुजरात, ओके। और जो अपना दजीगम होता है, ओके। जो अपना दजीगम होता है वो जम्मू और कश्मीर में होता है, जम्मू एंड कश्मीर। जो अपना स्टेट है, अपना इंडिया में जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ओके। जो अपना रणथंबोर होता है, ओके, वो राजस्थान में प्रेजेंट होता है, ओके। थर्ड इज जो अपना दाजीपुर होता है, ओके। जो अपना दाजीपुर होता है वो अपना महाराष्ट्र, अपने अपने स्टेट में प्रेजेंट होता है, मीन्स महाराष्ट्र, ओके। तो अब सेकंड इज द काजीरंगा। जो काजीरंगा होता है वो आसाम में प्रेजेंट होता है, ओके। काजीरंगा होता है वो आसाम में प्रेजेंट होता है, ओके। सुंदरबन अपने वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट होता है। सुंदरबन कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है, अपने वेस्ट बंगाल, ओके। जो अपना मेलघाट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अपने महाराष्ट्र में, ओके। और जो पेरियार होता है वो केरला में होते हैं, ओके। हाँ तो देखो, हाँ तो हमने लैंड बायोमास के बारे में डिटेल में स्टडी की थी, है ना। हमने लैंड बायोमास के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। हम अब देखने वाले एक्वाटिक बायोमास, ओके। अब हम देखने वाले हैं एक्वाटिक बायोमास, ओके। तो एक्वाटिक बायोमास तो देखो यहाँ पर, ओके। तो अपने जो अर्थ है, ओके, जो अपनी अर्थ है उस आपको पता है ना, इस तरह से आपने कभी भी डायग्राम देखी होंगी कि जो अपनी अर्थ होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की क्वान्टिटी होती है ना। और 21% अपनी लैंड प्रेजेंट होती है और एक कुछ बची हुई अमाउंट होती है। देखो मैं रब करती हूँ और आपको अच्छी तरह से बता देती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, ओके। तो देखो ये अपनी क्या है, अपनी लैंड मतलब अपनी अर्थ है, ओके। तो अपनी अर्थ में ज़्यादा कौन प्रेजेंट है, वाटर है, ओके। ये अपना वाटर 71% अपना क्या रहता है, वाटर रहता है, ओके। देन 21% अपना रहता है 21%। तो देखो अपना 21% रहता है अपना, यहाँ पर देखो 21% अपना लैंड प्रेजेंट रहती है, ओके। और बच्चे यहाँ पर ही अपने बच्चे इनर्ट वगैरह गैसेस रहते हैं, ओके। तो इस तरह से अपना जो अर्थ पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, और कम क्या होती है, अपनी लैंड प्रेजेंट होती है, ओके। हाँ तो देखो तो हमें इसीलिए हमें जो एक्वाटिक बायोमास, जिस तरह से हमने कुछ समय के पहले अपनी लैंड बायोमास के बारे में डिटेल में स्टडी की थी, उसी तरह से हमें अपने एक्वाटिक बायोमास के बारे में स्टडी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। बिकॉज ड्यू टू एरिया, बिकॉज उसका एरिया लार्ज है, तो ऑब्वियसली कि वहाँ पर बहुत सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट होते होंगी, है ना। तो देखो एक्वाटिक बायोमास इज विथ अपना क्या करा,
वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। ओके, बिकॉज एक्वेटिक बायोमस में एज कम्पेयर टू लैंड बायोमस के तुलना में जो अपने एक्वेटिक बायोमस में बहुत सारे इकोसिस्टम आती है। ओके, तो देखो जो अपने एक्वेटिक बायोमस है, ओके, जो एक्वेटिक बायोमस होती है वहाँ पर मोस्टली आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल दिए हुए। देखो, वाटर इकोसिस्टम आती है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सेकंड अपनी मराइन वाटर इकोसिस्टम, एंड थर्ड इज क्रीक इकोसिस्टम। ओके, तो ये कुछ इकोसिस्टम है, तो उसकी हमें स्टडी करनी है। ओके, तो आप बोलोगे मैंने कुछ समय के पहले ही आपको बता दिया कि व्हाट इज़ अ फ्रेश वाटर एंड व्हाट इज़ अ मराइन वाटर। ओके, तो जो फ्रेश वाटर होता है वो हम उसे कहते हैं जहाँ पर जो पानी रहता है वो कंटिन्यूसली बहता रहता है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर। ओके, तो फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल में हम लेंगे लाइक रिवर में जो वाटर होता है वो भी फ्रेश वाटर होता है। रिवर में अपने जो पॉन्ड्स होते हैं, है ना, वहाँ पर जो वाटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर कहते हैं। ओके, और जो मराइन वाटर किसे कहते हैं, मराइन वाटर जहाँ पर जो मतलब मराइन वाटर मतलब सी में जो वाटर होता है। ओके, जो अपना सी समुद्र में जो वाटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मराइन वाटर। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। तो देखो, अब हम देखते हैं फ्रेश वाटर के बारे में। ओके, देखो फ्रेश वाटर। ओके, तो फ्रेश वाटर में बहुत सारे कौन कौन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कौन कौन से इकोसिस्टम आती है, तो वहाँ पर आती है, वहाँ पर जो अपने फ्रेश वाटर में कौन कौन आता है, तो देखो फ्रेश वाटर में अपने पॉन्ड्स आते हैं, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स, रिवर्स, ये बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पर अपने फ्रेश वाटर में आते हैं। ओके, तो देखो, हाँ तो देखो यहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं, ओके, तो फिश वगैरह रहती है, ये बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, और जो वाटर होता है वो अपना अबायोटिक फैक्टर होता है ना। तो देखो, हाँ, तो इस सारे जो यहाँ पर जो डिकम्पोजर रहते वो बॉटम में रहते। ओके, वाटर के बॉटम में रहते। ओके, और जो डीड एनिमल्स हो गया, और डीड एनिमल्स ऑफ द जो अपनी प्लांट्स और एनिमल्स की जो अपनी डीड बॉडी होती उसको डिकम्पोजर करने का काम ये डिकम्पोजर करते। ओके, तो यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर कुछ आपको फ्लो चार्ट करना है। एक चार्ट दिया हुआ है, उसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, एक किसके बेसिस पर है, जो हमने कुछ समय के पहले ही देखा था कि जो अपने ग्रीसलैंड इको जो अपने ग्रीनलैंड इकोसिस्टम थी उस वहाँ पर भी उसके बेसिक पर एक आपको चार्ट दिया हुआ था। और यहाँ पर भी, ओके, यहाँ पर भी आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ओके, जो अपने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसके बेसिक पर आपको एक फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है। ओके, तो हम चलते हैं। ओके, तो हम चलते हैं, आपको देखो डिस्कस में एक क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, जो अपनी, हाँ, आर द लोकल इकोसिस्टम लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स सेफ। तो देखो, जो अपने रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स और लेक्स, जो इकोसिस्टम है वो सेफ है, हम कह सकते नहीं। बिकॉज जो अपना मानव जो ह्यूमन बींग्स है वो इतना सेल्फिश हो गया कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है ना। तो आपने देखा कि रिवर में कंटिन्यूसली जो मतलब वेस्ट मटेरियल होता है वो डाला जाता है ना। वेस्ट मटेरियल, पॉन्ड्स की तो कुछ कदर ही नहीं होती वहाँ पर। ओके, तो हाँ, यू कैन सेट दैट जो लोकल सिस्टम लाइक रिवर्स वगैरह पॉन्ड्स होता है वो सेफ बिल्कुल भी नहीं। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। तो आपको डिस्कस में दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर देखो अपनी मराइन इकोसिस्टम। ओके, तो मराइन इकोसिस्टम क्या होती है, तो आप मैंने बताया कि जो सी में इकोसिस्टम आती है। ओके, जो सी में जो इकोसिस्टम आकर्षित होती है उसे हम क्या कहते हैं, मराइन इकोसिस्टम। ओके, तो देखो मराइन इकोसिस्टम में मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। ओके, हाँ, तो बायोटिक और अबायोटिक भी फैक्टर। इकोसिस्टम मतलब आपको पता है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इज नोन एज इकोसिस्टम। ओके, तो देखो जो अपने, हाँ, स्मॉल फिशेस होती है, जो अपने मराइन इकोसिस्टम में जो स्मॉल फिशेस होती है वो बॉटम में मतलब अपने बॉटम में आकर्षित होती है। जो स्मॉल फिशेस होती है अपने बॉटम में आकर्षित होती है। ओके, जो अपनी स्मॉल पीसेस होती है वो अपने बॉटम में आकर्षित होती है। और जो पॉन्स और जो अपने प्रॉन्स होती है, तो अब मैं आपको पॉन्स का स्ट्रक्चर दिखाना था। पॉन्स जो अपने
जो प्रॉन्स होती है, प्रॉन्स मतलब एक टाइप की फिशी होती है, ओके। जो अपनी प्रॉन्स होती है इस तरह की होती है। और जो कोकन एरिया के बच्चे होंगे, स्टूडेंट लोग होंगे, उनको ये अच्छी तरह से समझ में आते होंगे कि प्रॉन्स तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं इसके डायग्राम आपको दिखा रही हूँ, ओके। तो ये प्रॉन्स इस तरह के होते हैं, यू आर अंडरस्टैंड। तो ये पॉन्स जो होते हैं वो अलगी पर फीड करते हैं, ओके। अलगी अलगी वगैरह इसका इनका फीड होता है, ओके। यू आर अंडरस्टैंड। फूड होता है जो अलगी होती है ना, ग्रीन वगैरह अलगी होती है, ग्रीन अलगी और येलो वगैरह जो अलगी रहती है वो इनको फीड बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ओके। हाँ तो देखो, और जो स्मॉल फिशेस होते हैं, ओके, जो अपने स्मॉल फिशेस होते हैं, जो अपने स्मॉल फिशेस होते हैं वो अपने बॉटम में रहते, ओके। और हाँ तो देखो, जो सेंटर जो इस जो अपने सी में जो इस इकोसिस्टम में, जो मराइन इकोसिस्टम है, उसमें जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पर, जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा दिखाई नहीं देते, ओके। जो अपना सेंटर पार्ट होता है सी का जो अपना सेंटर पार्ट होता है, देखो यहाँ पर जो अपना सी का सेंटर पार्ट होता है वहाँ पर, तो देखो यहाँ पर मैं दिखाना चाहती हूँ। हाँ तो देखो यहाँ पर जो सेंटर पार्ट होता है सी का जो अपना सेंटर पार्ट होता है वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते, दिखाई देते रहेगा आपको सेंटर पार्ट में। तो देखो ये स्मॉल फिशेस होते हैं, है ना, और ये कुछ अलगी वगैरह होती है यहाँ पर प्रेजेंट, ओके। और जो अपने प्राउंस होती है, जो प्राउंस होते हैं वो अलगी को ईट करते हैं, है ना। और जो जो अपनी बड़ी वाली फिशेस होती है, ओके, जो अपनी ये बड़ी वाली फिशेस होती है वो स्मॉल फिशेस को ईट करती है, ओके। हाँ, और इसीलिए हम उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, है ना। तो देखो जो अपना ओशन रहता है, ओके, जो अपना ओशन रहता है, ओके, वहाँ पर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, ओके। एंड इसीलिए वहाँ पर जो बॉटम होता है, शी का जो बॉटम होता है वहाँ पर बहुत सारे डिकम्पोजर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है ना डिकम्पोजर का वर्क कौन सा होता है, ओके। तो डिकम्पोजर का वर्क होता है कि जो कुछ भी डीड एनिमल्स हो गया, है ना, और प्लांट्स होते हैं उनको ईट करने का काम करते हैं, ओके। वो जो डिकम्पोजर होते हैं तो ऑब्वियसली कि तो देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक मतलब क्लीननेस के बारे में भी पता चलता है। तो शी में भी सी को तो देखो जो अपना सी होता है तो सी को अपना क्लीन करने के लिए ही वहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ भी नौकर वगैरह नहीं होती वहाँ पर, ओके। तो देखो नेचुरल का एक रूल है कि वहाँ पर जो डिकम्पोजर होते हैं, ओके, जो अपने डिकम्पोजर होते हैं कि वो अपने शी को क्लीन करने का काम करते हैं। बिकॉज कोई भी देखो कोई भी आपने नहीं देखा होगा, तो देखो कोई भी बॉडी मतलब कोई भी एनिमल होता है, ओके, और कोई भी जो अपना कोई एनिमल्स होता है और कोई प्लांट्स होता है उसके डेट होते जाते हैं तो उसको ईट करने का काम वो अपने डिकम्पोजर करते हैं, तो वहाँ पर क्लीननेस रहती है ना सी में, इसी तरह से। हाँ तो देखो मैं आपको डू यू नो में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखो यहाँ पर डू यू नो में, यहाँ पर देखो डू यू नो में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो देखो हाँ, तो अपने जो इंडिया अपने जो कंट्री है वहाँ पर 520 सेंचुरीज है और नेशनल पार्क मतलब बहुत सारे क्वांटिटी में हमारे कंट्री में बहुत सारे अपने नेशनल पार्क और सेंचुरीज प्रेजेंट है, ओके। यू आर अबाउट बिकॉज और ऐसे नेशनल पार्क और सेंचुरी भी रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो रेयर स्पेसिस होती है, ओके, जो रेयर स्पेसिस होती है उसको कंजर्वेशन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। तो देखो जो अपना ग्रेट हिमालय, सेकंड पॉइंट इससे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अपना ग्रेट हिमालय है, ओके, जो अपना ग्रेट हिमालय है उसमें मोस्टली जो अपनी रेयर स्पेसिस होती है, ओके, जो अपनी रेयर स्पेसिस होती है और जो वाइट पैंथर होती है, ओके, उसको कंजर्व करने का काम किया जाता है। जो अपने ग्रेट हिमालय में जो नेशनल पार्क है, ओके, वहाँ पर जो अपने वाइट पैंथर होते हैं, ओके, जो वाइट पैंथर होते हैं और कुछ रेयर स्पेसिस होती है, ओके, उस एरिया में जो पर्टिकुलर जिस जो मतलब हिमालय के एरिया में जो कुछ भी रेयर स्पेसिस होते हैं उसको कंजर्व करने का काम एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क करता है, ओके। तो यू आर अंडरस्टैंड। और थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, तो देखो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि जो एलिफेंट है
जो अपने एलिफेंट वाई जो देखो यहाँ पर जो अपने आपके टेक्स्ट बुक में बियर की स्पेलिंग रॉन्ग दी हुई है, तो आपको उसको करेक्शन करो। ओके, हाँ, आपको उसको अच्छी तरह से लिखना है। ओके, तो देखो एलिफेंट हो गया, अपने वाइल्ड बियर्स हो गए, वाइल्ड बफेलोज हो गया, और डियर्स, टाइगर्स, पैंथर, वो सभी जो अपने काजीरंगा जो आसाम में है, जो काजीरंगा, ओके, उस नेशनल पार्क में कंजर्व किए जाते हैं। ओके, तो यू आर अंडरस्टैंड। तो इस तरह से अपनी, हाँ, तो देखो इस तरह से अपने कंट्री में बहुत सारे नेशनल पार्क है और नेशनल पार्क है और सेंचुरी। तो इसका एक ही रोल है कि जो रेयर स्पेसीज होती है और कोई भी स्पेसीज होती है, ओके, उसको कंजर्व करना। ओके, और आपको एक फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है कि जो अपने सेंचुरी, हाँ, जो जो भरतपुर में जो सेंचुरी है वो किसके लिए फेमस है? एक्वाटिक बर्ड्स के लिए। जो एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं इसके लिए वो भरतपुर में सेंचुरी है वो फेमस है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो जो जो अपना रणथंभौर, जो रणथंभौर सेंचुरी है, जो अपने अपना राजस्थान में है, ओके, वहाँ पर वो टाइगर के लिए फेमस है, मतलब वहाँ पर टाइगर को कंजर्व किया जाता है। ओके, और जो अपना जो गियर फॉरेस्ट है, गुजरात में जो गियर फॉरेस्ट है वो वहाँ पर आसियन ट्री रहते हैं। ओके, जो अपना गियर फॉरेस्ट है, जो अपना गुजरात में जो गियर फॉरेस्ट है वो आसियन लायन के लिए होता है। ओके, हाँ, तो गाइज अब हम अपने नेक्स्ट कंटेंट की ओर आते। तो देखो जो, हाँ, तो हम इस टॉप यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये आपका अगला मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो अपने बायोमस बायोमस वगैरह था। ओके, जो अपना बायोमस वगैरह था उसको हमने फिनिश कर दिया। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं कि जो अपना डिमिशमेंट होता है। ओके, डिमिशमेंट होता है। ओके, डिमिनिशमेंट ऑफ द इकोसिस्टम ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस। ओके, तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो अपने इकोसिस्टम होती है वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो किस तरह से नष्ट हो जाती है। ओके, इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, देखो, हाँ, यहाँ पर ध्यान दो। ओके, तो मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द साइड इफेक्ट ऑन द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम एंड द कॉजेज दस द the diminishment. Okay, that is the mining and the excessive cutting of the trees changes the uses of the land, so the interaction between the biotic and abiotic factor are also affected. तो कहने का मीनिंग ये है कि देखो जो ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब मतलब सेल्फिश है। ओके, आपने उस स्वार्थ के लिए डे टू डे अपनी माइनिंग आपको पता ही ना, माइनिंग का काम कर रहा है। इसी की वजह से वो अपने नेचुरल डिजास्टर दैट इज़ अपनी हमने अर्थक्वेक के बारे में स्टैंडर्ड में पढ़ाई की थी, है ना। तो देखो और जो अपनी अर्थक्वेक डिजास्टर अपनी अर्थक्वेक हो गई, ओके, होल क्या ना, इस जैसी बहुत सारी डेंजरस इवेंट इस माइनिंग की वजह से आती है। ओके, तो माइनिंग की वजह से आती है। और डे टू डे जो ह्यूमन है, ओके, जो ह्यूमन बींग्स है, ओके, वो ट्री तो इतना काट रहा है कि आप पूछो ही मत। आपको पता होगा कि आपके एरिया में आपके नानी और नाना जी को पूछेंगे और मम्मी पापा को पूछेंगे तो आपके एरिया में कुछ सालों से पहले बहुत सारे ट्री थे। उस जगह पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही और फैक्ट्रीज दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो ये इफेक्ट है। तो ये देखो ट्रीज काटना और माइनिंग करना ये अच्छी बातें नहीं है, बट जो ह्यूमन है वो सेल्फिश है, अपने सेल्फिश के लिए कुछ भी कर रहा है। इसीलिए अपने डे टू डे इसकी डे टू डे जो इकोसिस्टम है वो वो डिस्ट्रॉय हो रही है ना। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताना चाहती हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पर देखो कुछ तरह का यहाँ पर फॉरेस्ट था कुछ सालों के पहले। ओके, देखो यहाँ पर आपका घर है, आपका यहाँ पर अपना हाउस है। ओके, आपका यहाँ पर हाउस है। ओके, और कुछ समय के मतलब 10 साल और आपके हाउस के पास एक फॉरेस्ट था। ओके, हाँ, तो सब समझो कि आपके फॉरेस्ट के पास एक फॉरेस्ट था। ओके, कुछ डिस्टेंस पर आपके हाउस के नियर मतलब नियर बाय। ओके,
एक फॉरेस्ट था, ओके। तो कुछ सालों के पहले, बट वो वहाँ पर अभी नहीं है, ओके। हाँ, सपोज समझो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये आपको, बट अभी वहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स, इसकी जगह पर क्या बन गई, बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह, है ना। इस तरह के बहुत सारे बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पर क्रिएट होती है। तो ये इफेक्ट तो ऑब्वियसली है कि जो अपने इकोसिस्टम है, जो यहाँ पर फॉरेस्ट थे, ओके, जो भी कुछ यहाँ पर एनिमल्स वगैरह थे, ओके, जो भी कुछ यहाँ पर एनिमल्स वगैरह है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर एक इकोसिस्टम गई ना, अपने लैंड में जो इकोसिस्टम थी वो एक गई ना। इसी तरह से इसका इफेक्ट होता है, ओके। तो देखो, इसी की वजह से अपने जो, देखो यहाँ पर अब हम अगले कंटेंट की ओर पढ़ते कि जो डिफरेंट ह्यूमन्स होते, डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज से हाउ द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम, दे कैन द द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोसिस्टम फ्रॉम वन टू अनदर आर एग्जिस्ट ऑफ द स्पेसिस, ओके। तो इसी की वजह से जो ह्यूमन के बैड एक्टिविटी की वजह से अपने इकोसिस्टम पर इफेक्ट होता है। तो मैंने आपको कुछ समय के पहले ही बताया था कि जो अपने यहाँ पर इकोसिस्टम थी और जो अपनी फॉरेस्ट की जो इकोसिस्टम है उसकी जगह पर अभी एक बिल्डिंग बनाई जाती है। तो ऑब्वियसली है कि उसकी जगह पर वहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाती है, तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पर जो इकोसिस्टम थी, जो फॉरेस्ट जो एक इकोसिस्टम थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। तो आपको समझ में, ओके। तो देखो, तो देखो, अभी देखो कि ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोसिस्टम डिमिसमेंट, ओके। तो डिमिसमेंट होने के लिए, जो इकोसिस्टम को डिमिसमेंट होने के लिए ह्यूमन, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज जो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देखो, फर्स्ट इज इंक्रीजिंग। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अपना ह्यूमन बीइंग है, ओके, उसकी नीड है वो डे टू डे इंक्रीज हो रही है, ओके। वो अपने उसकी जो आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा वो अपनी लाइफ, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो लगने वाले कंपाउंड है उसके ज़्यादा वो किसी भी चीज़ की अपनी हाव करता है ना। इसी की वजह से क्या होता है, तो देखो, तो इंक्रीज द यूज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू द पॉपुलेशन, ओके। तो एब्सोल्युटली एक करेक्ट बात है कि डे टू डे अपनी जो अर्थ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना। तो देखो, ह्यूमन आर द कंज्यूमर इन द इकोसिस्टम, ओके। तो ह्यूमन ही ऐसे एक्टिविटी करते हैं, ओके, जो मतलब कटिंग करना, माइनिंग करना, ओके, ट्री की कटिंग करना, माइनिंग करना, ये एक्टिविटी ह्यूमन करते हैं, ओके। कोई भी एनिमल्स वगैरह कुछ बिकॉज उनके पास अपने हैंड्स प्रेजेंट नहीं होते तो वो किस तरह से करेंगे, है ना। तो ह्यूमन कंज्यूमर होता है और इकोसिस्टम कैन बी प्रोवाइड द बेसिक कंडीशन नॉर्मल कंडीशन। वो देखो, और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, ओके, हम हेटेरोट्रॉपिक हैं, हम अपने खुद का फूड खुद फार्म नहीं कर सकते, ओके। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपना खुद का फूड खुद फार्म नहीं कर सकते, बट हमें जो कुछ भी चाहिए, मतलब जो कुछ भी चाहिए तो हमें उसके लिए पैसे देना पड़ता है, ओके। आप पैसे देना पड़ता है, बट ऐसी बात नहीं कि हम कुछ अपने आप से क्रिएट करते, है ना, क्रिएट तो नहीं करते हैं ना। देखो, फूड हो गया, अपना फूड हो गया, हमें फूड, शेल्टर, बेसिक नीड है जो क्लोथ से हमें जो इन्वायरमेंट से मिलते हैं, है ना। तो इकोसिस्टम क्या करते हैं, हमें सब कुछ बेसिक नीड नॉर्मल कंडीशन में भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, बट डे टू डे पॉपुलेशन इंक्रीज होकर रही है। तो आपने देखा होगा कि ईटिंग ऑयल है, ओके, जो ऑयल है अपनी मम्मी कुकिंग के लिए, कुकिंग ऑयल है, ओके, उसका जो रेट था वो कुछ समय के पहले, कुछ दिनों के पहले कितना था और अभी कितना है। तो आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हो क्या। हाँ, आप अपने नानी से पूछो और नाना जी से पूछो कि आपको आपके ज़माने में कितने, मतलब जो अपना कुकिंग ऑयल है वो मतलब जो 1 ग्राम था, 1 kg कितना मिलता था। बट अभी आप देखोगे कि उसकी अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रही है ना। तो ये इसका असर है, पॉपुलेशन डे टू डे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। और और जो हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही है ना। हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हम लेते जाते है ना, लेते जाते है ना। कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी, है ना। तो देखो, हम इसीलिए मैं आपको एक मतलब लाइफ लेसन बताना चाहती हूँ कि हमें जो अपनी नीड है,
ओके। जो अपनी अपनी नीड है उसको कम ही रखना चाहिए, मतलब हमें अपेक्षा से अपनी कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। ओके। एक्सेप्ट नॉलेज। ओके, नॉलेज हमको ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहिए, बट कोई भी अपनी जो नीड होती है, ओके, जो अपनी नीड होती है उनको कम ही रखना चाहिए। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। तो देखो तो हमारे नीड है, आपने देखा होगा कि हमारे घर में भी कितना सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, कुकिंग मतलब किचन से अलग, ओके, बेडरूम से अलग, ओके ना। इस तरह से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल हमारे घर से भी बाहर निकला जाता है। तो ये क्या है, सब कुछ चेंजिंग हमारे लाइफस्टाइल, डे टू डे हमारी लाइफस्टाइल, हमें ऐसा आराम का जीवन जगना अच्छा लगता है ना, बहुत सारे लोगों को, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज कुछ दिनों के बाद, ओके, कुछ दिनों के बाद अपनी अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है इस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ओके, तो आपको ये रियल लाइफ में भी ध्यान में रखना है कि आपको अपनी जो नीड है उसको कम ही रखना चाहिए, फर्स्ट ऑल। एंड सेकंड बात तो ये है कि हमें मतलब ऐश आराम की जो अपनी लाइफ स्टाइल है उसको कभी भी लाइफ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। और जो वेस्ट वगैरह मटेरियल होता है उसको अच्छी तरह से उसकी विल्हेवाट करना चाहिए, है ना। तो देखो, तो ऐसी कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हो, ओके, उसकी वजह से तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। ओके, ऐसी कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से अपनी जो इकोसिस्टम होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है और एक्सटिकेशन हो सकती है। ओके, फर्स्ट इज अर्बनाइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं, शहरीकरण। ओके, सेकंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड इज टूरिज्म। आप बोलोगे टूरिज्म, ओके, टूरिज्म भी वहाँ पर आता है इकोसिस्टम पर। ओके, फोर्थ इज लार्ज डैम्स एंड फिफ्थ इज वार्स। ओके, तो देखो अर्बनाइजेशन का क्या असर होता है। तो अर्बनाइजेशन, हाँ, तो आपने देखा होगा कि कुछ जहाँ पर कुछ ईयर्स से पहले वहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह प्रेजेंट थे, उस जगह पर अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई है ना। तो इसी की वजह से क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन कहते हैं, शहरीकरण। उसे डे टू डे बहुत सारे लोग हैं, ओके, वो अपने विलेज को छोड़कर बड़े बड़े सिटी के पास जाते हैं रोजगार पाने के लिए, ओके, जॉब वगैरह पाने के लिए। यू अंडरस्टैंड। तो उसे हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है कि जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ओके, जो बड़े बड़े शहर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ट्रीज बहुत कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बढ़ जाता है। इसी की वजह से मे भी पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ की जो इकोसिस्टम है, ओके, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो उसकी इकोसिस्टम चेंज हो जाए, अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आपको समझ में आए कि अर्बनाइजेशन का अपने इकोसिस्टम पर किस तरह से असर होता है। ओके, अपना सेकंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टॉपिक। ओके, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो बड़े बड़े इंडस्ट्री, मतलब बहुत बड़े बड़े जो कारखाने वगैरह होते हैं, ओके, जो अपने बड़े बड़े कारखाने होते हैं, है ना, जो बड़े बड़े कारखाने वगैरह होते हैं उनको, उनमें से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बहुत सारे डेंजरस गैसेस रिलाइज होती है। ओके, और एज वेल एज रॉ मटेरियल भी बाहर निकलता है। ओके, और जो अपने ट्रैफिक में क्या होता है, जो अपने ट्रैफिक होती है वहाँ पर जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, ओके, जो अपने व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनको भी, जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इसका असर क्या होता है कि वहाँ पर जो इकोसिस्टम है, ओके, उसको इकोसिस्टम होती है, ओके, जो इकोसिस्टम होती है वहाँ पर उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर पड़ता है ना। और कुछ समय ऐसा भी होता है कि जब ट्रैफिक होती है, ओके, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होती है, आपने शहर, बड़े बड़े शहर में देखा होगा कि जब ट्रैफिक होती है, ओके, जब ट्रैफिक होती है तो मतलब हम दूसरा वे हम नहीं, बट हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हम दूसरा वे रोड वगैरह बनाने की मांग करते हैं, है ना। तो इसी की वजह से जहाँ पर वो जो फॉरेस्ट था, वो फॉरेस्ट वगैरह था, वहाँ पर दूसरा रोड वगैरह बिल्ड किया जाता है ना। इसी की वजह से वहाँ पर जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में जो इकोसिस्टम होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, अपना थर्ड पॉइंट है, अपना थर्ड पॉइंट है
डैम। ओके, जो अपने क्या होता है, थर्ड पॉइंट है अपने डैम, लार्ज डैम। तो आप बोलेंगे कि ये लार्ज डैम का असर क्या होता है। ओके, तो लार्ज जो डैम्स वगैरह होते हैं, जो अपने डैम होते हैं, ओके, जो डैम्स होते हैं अपने, उनको उनको बनाने के लिए हमें, हाँ तो देखो डैम, देखो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पर ये अपना डैम है। ओके, एक बड़ा सा डैम है। तो आपको पता है कि डैम बनाने के लिए हमें बहुत सारी लैंड की आवश्यकता होती है। ओके, और सपोज समझो कि यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट वगैरह था। ओके, यहाँ पर कुछ भी फॉरेस्ट वगैरह था। ओके, बट ये डैम के आने की वजह से, डैम बड़े बड़े डैम के आने की वजह से अपना यहाँ से वाटर बहना शुरू होता है। ओके, यहाँ से वाटर बहना शुरू होता है। इसी की वजह से जो भी ये जो लैंड और जो लैंड बायोमास थी, ओके, जो लैंड बायोमास थी उसका किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपनी एक्वाटिक बायोमास में। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो इकोसिस्टम थी लैंड की, अपनी लैंड बायोमास थी, उसकी एक्वाटिक बायोमास में कन्वर्ट हो गई। ओके, और बहुत सारे इकोसिस्टम इसके बाद में बहुत सारे जब इकोसिस्टम आते हैं तो बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, हाँ, जो लैंड पर भी जो कुछ इकोसिस्टम रहते हैं, ओके, इसके ये जैसे जैसे डैम का पानी बहता जाता है तो वहाँ पर कुछ भी जो इकोसिस्टम इसके कांटेक्ट में आते हैं, ओके, इसके इसके डायरेक्शन में आती है, वो सभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओके, हम देखते हैं वार्स। तो ये तो वार्स, तो आपको पता है क्या कि मैं एक हिस्ट्री के बारे में बताना चाहती हूँ आपको। जो अपनी अमेरिका, जो अपना जो हमारे जो अर्थ में जो अमेरिका कंट्री है, ओके, जो अमेरिका कंट्री है उसने जब अपनी जापान कंट्री है उस पर जब एटम बम डाला था, डाला था उसमें, हाँ, डाला था। उस समय क्या हुआ था कि वहाँ पर जो पूरी वहाँ पर जो पूरी कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ओके, वो सभी बायोटिक और अबायोटिक दोनों भी डिस्ट्रॉय हुए थे। तो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा जो सिटी थी, वहाँ पर अमेरिका ने अणुबॉम्ब डाला था। ओके, तो ये वार, तो ये इस तरह से वार जो अभी भी आप देखोगे कि वहाँ के लोग जो नागासाकी और हिरोशिमा जो सिटी है, वहाँ के लोग अभी भी हमें अपंगत्व वगैरह दिखाई देती है। ओके, डिसेबिलिटी, उसमें कौन सी डिसेबिलिटी हमें दिखाई देती है। तो अणुबॉम्ब का यूज़ करना तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब ये बहुत ही बुरी बात होती है और बड़ी भी बात है। ओके, तो वार करते समय तो वार वार कंट्री में होता है, तो वार करना एक अच्छी बात नहीं होती। तो देखो तो वार करने की वजह से जो नागासाकी और हिरोशिमा सिटी में जो भी कुछ इकोसिस्टम थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तो आपको समझ में है कि किस तरह से अपना वार्स का अपने इकोसिस्टम पर असर पड़ता है। ओके, तो देखो, हाँ, तो तो वार किसके लिए होता है, अपने लैंड्स के लिए, वाटर की, मिनरल्स के लिए, और सो मेनी थिंग्स के लिए, अपने लाइक सो मेनी थिंग्स के लिए अपने ह्यूमन बींग्स में वार होता है। ओके, हम एनिमल के साथ वार वगैरह नहीं करते, है ना, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम एनिमल के साथ नहीं करते, हम ह्यूमन बींग के साथ ही करते है ना वार वगैरह। जो सगे सगे भाई होते हैं, एक वो प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे से वार करते है ना, इसी तरह से। तो वो मतलब इस तरह से तो वार करने से मतलब वो अपने घर गुत्थी हो गया। ओके, वो अपना घर गुत्थी हो गया। बट जो बड़े बड़े वार्स होते हैं, तो वो जो बड़े बड़े कंट्री में वार्स होते हैं, जो अपने वार्स होते हैं, तो वो बहुत ही बुरे होते हैं और उसका डायरेक्टली असर अपने इकोसिस्टम पर पड़ता है। जहाँ पर भी अणुबॉम्ब वगैरह का स्फोट होता है, वहाँ पर तो उसकी जहाँ वहाँ पर जो इकोसिस्टम होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, देखो बॉम्बिंग वगैरह होती है। ओके, इसीलिए हमें वार्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, तो आपको समझ में आया कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो उसका असर इकोसिस्टम पर किस तरह से होता है। ओके,
तो मैं आपके टेक्स्ट बुक में मोस्टली 5 पॉइंट दिए हैं, आपको वो ध्यान में रखना है। और आपको पता है कि आप एक अपनी कंट्री के नागरिक हो, और आपको एक जिम्मेदारी है कि आप आपके सराउंडिंग में जो भी कुछ इकोसिस्टम है उसको मेंटेन रखना। ओके, उसका बैलेंस है, उसको मेंटेन रखना आपकी एक जिम्मेदारी है। ओके, हाँ। तो आप अपन मतलब जो कुछ ऊपर मैंने आपको कुछ समय के पहले जो कुछ भी एक्टिविटी है लाइक वार्स हो गया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टूरिज़म्स, और अपने डैम्स वगैरह, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से अपने इकोसिस्टम पर असर पड़े। ओके, हाँ। तो आपको समझ में आया, आपको ये रियल लाइफ में भी अप्लाई करना है। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक स्टडी।